जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में टॉपिक्स जो हैं चीज जो टॉपिक हैं वो हम कवर कर रहे हैं, सिलेबस को देख रहे हैं। उससे पहले हम लोग टॉपिक में डायरेक्ट मूव ऑन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर वर्ष की तरीके से इस वर्ष भी स्टडी कैपिटल ने आपको सीयूटी यूजी और पीजी के लिए आपको कोर्स लॉन्च किए हैं। जो आप लोग जो भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसमें जुड़ सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए सीयूटी पीजी ज्योग्राफी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने तीन चीज़ें कवर की हैं, आपने देखे होंगे अगर वीडियोस, या फिर आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। सबसे पहले हमने बात किया था एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन इन स्ट्रक्चर, वायुमंडल की संरचना और संगठन की बात की थी, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात की थी। उसके बाद हमने इंसोलेशन और सूर्य तप और जो हीट बजट है, उष्मा बजट, उसके बारे में बात किया। और फिर हमने टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तापमान का वितरण है वायुमंडल में, उसके बारे में बात की। उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और जो है आपका आज का टॉपिक है वो है एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायु दाब तथा पवन संचार। तो सबसे पहले फर्स्ट डे भी मैंने बात की थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर की बात की थी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लिखा है वही चीज़ आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, किसी भी जगह पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, प्लेस पे जो वेट, एयर का वेट लग रहा है, जो एयर के कारण जो आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है या प्रेशर फोर्स अर्थ सरफेस फील कर रही है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का प्रेशर है, कोई भी वेट है उस पे, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बैरोमीटर कहते हैं। जनरली दो तरीके के बैरोमीटर यूज होते हैं, आपका एक फोर्टीन्स बैरोमीटर है और एक एनोरॉइड बैरोमीटर है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको अलग अलग यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि वेट है वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, और पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो आपको दाब है, उस जो आपका फोर्स है, बल है, उसके कारण जो है वो हम उसको मेजर कर रहे हैं। इसको हम मिली बार में भी मेजर करते हैं, जिसको हम एमबी से लिखते हैं। प्रेशर को हम मिली बार से मेजर करते हैं। और एक मिली बार की अगर हम बात करें तो एक मिली बार कितना इज इक्वल्स टू, 1 मिली बार इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मिली बार का मतलब है कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, या आप इसको कह सकते हो कि 1000 मिली बार का मतलब है 1.053 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब कि 1000 मिली बार में 1.053 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर आपको देखने को वेट मिलता है। ठीक है, और अगर 1000 मिली बार का प्रेशर होगा तो मरकरी में, आप जो मरकरी है, जो ट्यूब है, उस पे आपको 76 सेंटीमीटर की हाइट तक मरकरी राइज करेगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, और सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर आपको, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो सी लेवल है वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, और वो है आपका 1.053 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे वो कितना है, 1.013 एक 1013 1013.25 मिली बार, जो कि है लगभग 1 किलोग्राम 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये वैरी करता है रीजन वाइज, वो हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। क्या है, एक टर्म है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जैसे हमने आइसोथर्म पढ़ा, जो सेम टेम्परेचर वाले, सामान्य ताप वाले बिंदुओं को जो रेखा जो मिलाती है उसे हम आइसो थर्म कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं। ऐसे ही सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम आइसोबार, समदाब रेखा के नाम से जानते हैं। एक आपको यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि जनरली जो आपका एयर प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो आपका क्या है, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, मतलब इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में भी इनवर्स, विपरीत संबंध देखने को मिलता है जनरल कंडीशन में। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम, ऐसा। ठीक है, और ये जो रेट है एल्टीट्यूड के साथ, ये कितना है, 3.4 MB पर 600 फीट, प्रति 600 फीट पे 3.4 मिली बार प्रेशर का टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, घटेगा। ठीक, फिर प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको हम आगे बात करेंगे।
यहाँ पे आप देख सक ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज को हिंदी में लिखा गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि वायु दाब क्या है। जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि आपका वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे हम वायु दाब या वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। तो जो भी आपका एयर पार्सल है, जो वायु है, वो धरातल पे जो दाब डालती है उसके कारण जो प्रेशर दाब उत्पन्न होता है उसे हम वायु दाब या वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको मापने के लिए आपको आपके पास जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार, सामान्यतः दो प्रकार के आपके बैरोमीटर हैं, एक 14 और एक एनोरॉइड बैरोमीटर। हम लोग वायुमंडलीय दाब को मिली बार में, एमबी में नापते हैं। इसको पास्कल यूनिट पे भी नापा जाता है। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई वही सारी चीजें यहाँ पे हिंदी में लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपको क्या क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा आपका बैरोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनेरॉइड बैरोमीटर है। ये बैरोमीटर आप देख सकते हो। ये मरकरी, मैं बात कर रहा था कि ये जो मरकरी है ये 76 सेंटीमीटर की हाइट तक आपके जाएगी। ठीक है, अगर 1000 मिली बार प्रेशर लग रहा है तो। ठीक, फिर आपका एल्टीमीटर है, ये एनेरॉइड बैरोमीटर है। एल्टीमीटर है आपका एल्टीट्यूड बैरोमीटर, और बैरोग्राफ भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो वायु दाब के माप के यंत्र जो हैं। ठीक है, जो आपके वायु दाब के माप के यंत्र हैं उसमें आपको, जैसे मैंने कहा हिंदी में भी वही चीज़ लिखी है, वायु दाब मापीय है, 14 बैरोमीटर है, निर्दव या एनोरॉइड बैरोमीटर, और वायु दाब लेखे यानी बैरोग्राफ है। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड मूवमेंट। अब इस चैप्टर का मेन जो कंसर्न है वो है हमारा एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो एयर सर्कुलेशन क्या है आपका, इसके पीछे अलग अलग चीजें हैं। जो विंड मूवमेंट हो रहा है उसके पीछे कुछ कारक हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो वायु दाब की प्रवणता है, वो किस तरीके से दो स्थानों के बीच में अगर प्रेशर जो वायु दाब है उसमें विभिन्नता है तो किस तरीके से हवाएं चलेंगी उसको हम समझेंगे। फिर आपका कॉरेलिस फोर्स या डिफ्लेक्शन फोर्स है जिसपे फेरेल्स लॉ आएगा, और फिर फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट और विंड मूवमेंट की अगर बात करें किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट इफेक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है आपका, द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस प्रेशर ग्रेडियंट। अगर दो स्थानों के बीच में प्रेशर में डिफरेंस है, वायु दाब में अंतर है, उसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। मतलब एक स्लोप तैयार होता है जो ये बताएगा कि किस तरफ से किस तरफ हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो हाई से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती हैं। तो वही है जो रेट ऑफ चेंज है विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट पे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट पे जो प्रेशर चेंज है, जो वेरिएशन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। और जनरली क्या होता है, जो विंड मूव करती है वो हाई प्रेशर उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक, जो प्रेशर ग्रेडियंट है इट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसो बार आर क्लोज। जनरली मैंने आपको बताया है कि कोई भी आइसो लाइन है, जो सामान्य किसी चीज को जोड़ने वाली जो रेखा है, अगर वो बहुत पास पास है इसका मतलब वहां पे वो ग्रेडियंट स्लोप बहुत ज्यादा है। जैसे आइसोथर्म अगर बहुत पास बनी हुई है इसका मतलब क्या है, वहां पे बहुत तेजी से टेम्परेचर वैरी कर रहा है। इन द सेम वे अगर आइसो बार बहुत पास पास बनी है, समदाब रेखाएं बहुत मानचित्र पे बहुत नजदीक नजदीक दर्शाई गई हैं, इसका मतलब वहां पे प्रेशर बहुत तेजी से बदल रहा है। और इसका विपरीत अगर दूर दूर बनी है तो वहां पे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा तेजी से बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आगे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद आता है कॉरेलिस फोर्स एंड विंड मूवमेंट। ठीक है, कॉरेलिस फोर्स की बात करें तो कॉरेलिस फोर्स क्या है आपका, कॉरेलिस फोर्स जनरली कुछ नहीं है जो कि फेरेल्स लॉ से रिलेटेड है। ये क्या है, पहली चीज तो ये है कि ये अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, उसके कारण जो डिफ्लेक्शन होता है, जो किसी भी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन में जो डेविएशन आता है, जो चेंज आता है, उस फोर्स को ही हम क्या कह रहे हैं, कॉरेलिस फोर्स कह रहे हैं। ये जनरली फोर्स नहीं है, ये एक इफेक्ट है, और इफेक्ट किसका है, अर्थ के रोटेशन का। ठीक है, तो
ड्यू टू द अर्थ रोटेशन विंड्स डू नॉट क्रॉस द आइसोबार एट राइट एंगल। जनरली हम बोलते हैं थ्योरेटिकली कि आइसोबार्स जो विंड डायरेक्शन है वो आइसोबार के 90 डिग्री समकोण उस पे होती हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है रियल ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और उस रोटेशन के कारण आपको विंड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, विंड में विंड की जो डायरेक्शन है उसमें डेविएशन देखने को मिलता है। और ये डेविएशन क्या है? अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंड मूव कर रही है तो वो अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ेगी। इन ड्यू टू इट्स इफेक्ट ड्यू टू कॉरियलिस फोर्स विंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, अपने दाहिने ओर मुड़ेगी। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड मूव कर रही है तो कॉरियलिस इफेक्ट अगर लगेगा तो वो अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी। और ये फेरेल्स लॉ से ही रिलेटेड है। ठीक है, आपको डिफरेंस भी मिलेगा फेरल लॉ और कॉरियलिस फोर्स में, जिसको हम बाद में कहीं पढ़ेंगे। ठीक, दिस डिफ्लेक्शन फोर्स डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट अंटिल द एयर इज सेट इन मोशन। ये फोर्स तब तक काम नहीं करेगा जब तक एयर मूव नहीं कर रही। अगर एयर अपनी जगह स्टेबल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये फोर्स इफेक्टिव नहीं है। एयर का मूवमेंट या विंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। विंड वेलोसिटी, जितनी ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी ये डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कॉजेस क्या है आपका। तो कॉरियलिस फोर्स क्या है आपका? अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक है, जो मेन कॉज है कॉरियलिस इफेक्ट का वो अर्थ रोटेशन है। अर्थ के रोटेशन के कारण क्या है आपको ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई भी जो मूविंग बॉडी है, जो अर्थ सरफेस पे कोई भी फ्रीली मूविंग बॉडी है, उस सब में ये क्या है? इफेक्टिव है। ठीक, और जितनी तेजी से मूव करेगी वो उतना ही ज्यादा कॉरियलिस इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। अब ये पॉइंट जो लिखा है कि एज लैटिट्यूड इंक्रीजेज एंड द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन डिक्रीजेज, मतलब क्या कह रहा है? जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होंगे, मतलब अगर आप 0 से 90 डिग्री की तरफ जाओगे, लैटिट्यूड इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे कॉरियलिस फोर्स क्या है आपका? बढ़ेगा। ठीक, मतलब इक्वेटर पे क्या है आपका कॉरियलिस फोर्स 0 और 90 डिग्री पे क्या है कॉरियलिस फोर्स मैक्सिमम। अब ये क्यों है इसको हम समझेंगे इस फिगर के थ्रू। ठीक है, तो ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम सबको पता है जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है, जो कितना टाइम लग रहा है अर्थ को, लग रहा है 23 घंटे 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड, लगभग 24 घंटे जिसको हम बोलते हैं, 24 आवर्स जिसको हम जनरली बोलते हैं। तो अर्थ का जो रोटेशनल पीरियड है वो 24 घंटे है। ठीक, अब इसी रोटेशन में इक्वेटर भी है और इसी इक्वेटर में पोल भी है। ठीक, अब हम लेट से मान लेते हैं कि इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा है 70 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक, ये मान लेते हैं हम 30 किलोमीटर की लेंथ है। और ये है 0, क्योंकि पोल क्या है? एक बिंदु है, पॉइंट है। पोल कोई लाइन नहीं है, पोल एक पॉइंट है। और इन चारों को क्या है? 24 घंटे ही लग रहे हैं। ठीक, ये 100 किलोमीटर भी 24 घंटे में घूम रही है, और ये 0 जो है जिसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, पोल जो बिंदु है, वो भी 100 किलोमीटर 24 घंटे ले रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे है? सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम स्पीड है अर्थ के रोटेशन की वो है आपके इक्वेटर पे, है ना। और मिनिमम स्पीड कहाँ है? वो है आपके पोल पे। यानी कि पोल पे अर्थ बहुत धीमे मूव कर रही है और इक्वेटर पे बहुत तेजी से, तभी वो दोनों ही 24 घंटे का समय ले रहे हैं। वही पीछे लिखा था कि एज लैटिट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जो अर्थ के रोटेशनल स्पीड है वो घटती चली जाती है। ठीक, यहाँ पे वही चीज लिखी है, एज लैटिट्यूड इंक्रीजेज एंड द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन डिक्रीजेज, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेंगे अर्थ की रोटेशनल स्पीड घटती चली जाती है और जो कॉरियलिस इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो कोई कॉरियलिस फोर्स नहीं। इक्वेटर पे मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम कॉरियलिस फोर्स। पोल पे मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम कॉरियलिस फोर्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दी है। और इक्वेटर पे कॉरियलिस फोर्स एकदम नहीं होता है, 0 होता है। इसी के कारण क्या है, इक्वेटर पे जो फ्लाइट्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, वो इजिली स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, क्योंकि वहां कॉरियलिस फोर्स 0 है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे यही चीज दी गई है। सेम चीज आप यहां पे देख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये क्या है आपका? यहाँ पे हम समझेंगे कि
तो कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले कॉरियलिस इफेक्ट, जो कि एक इफेक्ट है, फोर्स नहीं है। पहली चीज तो ये किसके कारण हो रहा है? अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ में जो मूवमेंट है उसके कारण आपको जो देखने को मिल रहा है वो कॉरियलिस फोर्स है। ठीक है, ये किसी भी मूविंग बॉडी पे जो भी अर्थ सरफेस में चीजें मूव कर रही हैं वो आप उस पे कॉरियलिस फोर्स इफेक्टिव है। ठीक, ये क्या है? कॉरियलिस फोर्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो कॉरियलिस बल है वो विंड डायरेक्शन को इफेक्ट करता है, मतलब हवाओं की दिशा में असर डालता है, ना कि विंड जो उनकी वेग है, जो उनकी गति है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये नहीं है कि कॉरियलिस फोर्स पोल पे बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे विंड डायरेक्शन डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, नहीं, या विंड स्पीड बहुत तेज होगी। कॉरियलिस इफेक्ट का विंड स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन विंड स्पीड का इफेक्ट कॉरियलिस फोर्स पे है। विंड स्पीड ज्यादा तो कॉरियलिस इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉरियलिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय विंड स्पीड। विंड स्पीड पे कॉरियलिस फोर्स कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है। जो कॉरियलिस फोर्स है वो पोल्स पे, ध्रुवों पे सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम और जीरो एट इक्वेटर। क्यों है वो मैंने पीछे कहानी आपको बता दी है। ठीक, तो ये पॉइंट सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वायु दाब का क्या विभिन्नता पाई जाती है उसको समझेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल जो है उसमें कोई एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है, पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जनरली आपको क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं। तो वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें क्या है? In the lower atmosphere the pressure decreases rapidly with height। जनरली क्या होता है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो क्षोभ मंडल का निचली भाग है, वहां पे क्या होता है, आपको जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, तो इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, द डिक्रीज इन प्रेशर जो है, जो ये मैंने बताया कि एल्टीट्यूड के साथ इनवर्स रिलेशन है ऊंचाई के साथ, वो कांस्टेंट नहीं, वो वेरी करता है रीजन टू रीजन। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे फैक्टर क्या हैं? टेम्परेचर है, आपका डेंसिटी है, ठीक है, कॉरियलिस फोर्स है, वाटर वेपर का प्रेजेंस है, इन सब के चलते वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जनरली आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें ज्यादा चीजें हैं नहीं। ठीक, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे रेट बताया है कि एवरेज किस रेट से आपको ये डिक्रीज देखने को मिलता है। जैसे हमने टेम्परेचर में नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा था, कितना पढ़ा था हमने? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ठीक, इसी तरीके से आपका प्रेशर भी हाइट के साथ क्या है, घटता है, और वो क्या है, 34 मिली बार पर 300 मीटर, मतलब 300 मीटर की हाइट पे जाओगे, 1000 मीटर से 1300 मीटर पे जाओगे तो आपका 34 मिलीबार प्रेशर घट जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे दिया है। इसके बाद बात करते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है, मतलब कि 2 पॉइंट है, लेट्स से ये आगरा है, ठीक है, ये आगरा है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये कानपुर है। ठीक है, तो आगरा और कानपुर के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, और इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है? ठीक है, ये मान लो 1001 है, और यहाँ पे 1003 है। ठीक, इन दोनों के हॉरिजेंटल क्षैतिज दूरी से कितना प्रेशर में डिफरेंस आया है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, जिसको मैंने कहा हम। फिर एक टर्म है आइसोबार, जो समदाब रेखाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, और ये भी इफेक्ट करता है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है टेम्परेचर से, अर्थ रोटेशन से, और वाटर वेपर के प्रेजेंस से। ठीक, फिर यहाँ पे किस तरीके से एयर टेम्परेचर इफेक्ट करता है प्रेशर को, वो चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर टेम्परेचर क्या है, जनरली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। तो जनरली टेम्परेचर और प्रेशर पे इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, विपरीत संबंध देखने को मिलता है। मतलब तापमान ज़्यादा तो हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो नीचे वायुदाब कम हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ पे लिखा है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। द हायर द एयर टेम्परेचर द लोअर इज द प्रेशर। जितना तापमान ज़्यादा उतना वायुदाब कम। ठीक, इसके पीछे क्या रीज़न है, कहानी क्या है, वो समझिएगा, जो मैंने अभी बताई वही इंग्लिश में सुन लीजिए।
कि जनरली क्या है, जो एयर है वो अगर हीट होगी, व्हेन एयर हीटेड इट बिकम लेस डेंस, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी, ठीक, और वो एक्सपेंड करेगी, तभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण वो हल्की हवा ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी तो सरफेस खाली हो जाएगा, अर्थ सरफेस, और वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और इसका विपरीत अपोजिट कंडीशन क्या है, अगर ठंडी की कंडीशन होगी तो एयर क्या है, कूल करेगी, ठंडी होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, वॉल्यूम कम होगा, आयतन कम होगा, और वो नीचे सबसाइड करेगी, उतरेगी, और वो प्रेशर बढ़ाएगी, ठीक, ये यहाँ पे दिया गया है। फिर अर्थ रोटेशन क्या है, अर्थ रोटेशन के कारण, पृथ्वी के आपके रोटेशन के कारण क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अभिकेंद्री, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या है, आपका जो डिफ्लेक्शन है एयर में वो देखने को मिलता है, जो हमने कॉरियोलिस फोर्स में पढ़ा है, ठीक, तो ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये है जो हमें यहाँ पे समझना था। इसके बाद आते हैं हम, मेन जो है वो है हमारा एयर प्रेशर बेल्ट। अभी जो था वो बिल्कुल बेसिक था, अब ये मेन है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, और जो एयर प्रेशर बेल्ट है उनको हम समझेंगे। तो हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक है थर्मली इंड्यूस्ड और एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो इस फिगर को समझिएगा ध्यान से। तो टोटल 7 आपको प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, जो वायुदाब पेटियां हैं वो टोटल 7 हैं, जिसमें 3 और 4 का कॉन्सेप्ट है। 3 क्या है, थर्मली इंड्यूस्ड, जिसमें टेम्परेचर का रूल फॉलो होगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, ठीक, 3 में ये फॉलो होगा। और 4 क्या है, ये क्या है आपकी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, डायनेमिकली दूसरे के कारण ये इन्फ्लुएंस होके बनी हुई है। तो यहाँ पे दो जगह हम देखेंगे, एक है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये लो प्रेशर बेल्ट देख रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक, टेम्परेचर हाई होने का कारण इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। सेम पोलर रीजन पे हाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका लो है, ठीक, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है, टेम्परेचर के कारण। सेम सदर्न पोल में भी देखने को मिलेगा, कॉमन चीज, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। लेकिन दो जगह यहाँ ऐसी हैं जहाँ पे अपोजिट कंडीशन बन रही है। आपको पता है जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है ये कैसा है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, ठीक, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनी है, ठीक, और ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। सेम ये लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बन रही है, सब पोलर लो, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर तो यहाँ पे लो होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री के आसपास है, तापमान कम होगा, फिर भी यहाँ पे हाई प्रेशर ना बन के लो प्रेशर बन रही है, क्यों, क्योंकि ये दोनों डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं, ठीक, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक, ये जो दो हैं, वेट, हाँ, ये जो दो हैं ये आपकी कैसी हैं, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, ठीक, ये टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन से नहीं बनी है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हवाएं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे, तो यहाँ पे क्या है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ठीक, गर्म होकर ऊपर उठेंगी और अपने साथ मॉइस्चर ले जाएंगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी, और यहाँ पे बारिश होगी, इस रीजन पे बारिश होगी। जब ये हवाएं खाली ड्राई हो जाएंगी, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं रह जाएगा, और ये अपर ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच जाएंगी, और फिर ये क्या है, नीचे उतरना चालू करेंगी, सबसाइड होंगी, ठीक, नीचे उतरेंगी, और जब नीचे उतरेंगी तो ये क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी, और इसके कारण क्या बनेगा, आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो इस तरीके से ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, ये एटमॉस्फेरिक सॉरी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के कारण यहाँ पे हाई बना है, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ के यहाँ पे नीचे उतर रही हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो हवाएं यहाँ इक्वेटोरियल से गर्म होके ऊपर उठी हैं, ये आगे जाके नीचे उतरेंगी, और नीचे उतरेंगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, ठीक। इन द सेम वे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, पोल है, ध्रुव है, ठीक, जहाँ पे तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत कम होने के कारण प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर होगा तो हवाएं बाहर की ओर निकलेंगी, लो की तरफ चलेंगी, और जहाँ पे रिलेटिवली लो, कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इसकी तुलना में कम है, ठीक, इसकी तुलना में कम है। अगर यहाँ पे
5 होगा तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे क्या है, हाई से लो की तरफ क्या है, आपको हवाएं चलेंगी। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है, जिसको हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो ये सब पोलर और सब ट्रॉपिकल हाई जो है वो आपकी 4 कैसे हैं, 2 नदन में और 2 सदन में। ठीक, इससे 4 बन गई। इस तरीके से आपको ये समझना है। ठीक, फिर यहाँ पे जो मैंने बताया इक्वेटर में उठना, हवाएं कैसे उठ रही हैं, क्या हो रहा है, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। क्या है, आपको मैंने कहा कि इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण हवा गर्म होती हैं, फैलती हैं, घनत्व कम होता है और वो ऊपर उठती हैं। तो जब हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नीचे जगह खाली हो जाएगी, तो निम्न वायु दाब बनेगा। ठीक, लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे बनती है चक्रवात की स्थिति, साइक्लोनिक कंडीशन। सेम फिगर साइक्लोन के चैप्टर में भी मिलेगा। और यहाँ पे क्या होंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, बारिश होगी, और बारिश होने के बाद ये हवाएं ऊपर जाएंगी और ठंडी हो जाएंगी। ये मान लो अपर ट्रोपोस्फेयर है। ठीक, इससे बाहर हवा नहीं जा सकती है, ये ऊपरी क्षोभ मंडल है। तो यहाँ पे हवाएं फिर से नीचे की ओर उतरना चालू करेंगी। ठीक, और जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो कैसी हैं, ये ड्राई हैं, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं क्योंकि बारिश हो चुकी है, और ये ठंडी हैं, लेकिन नीचे उतरते उतरते ये ड्राई गर्म हो जाएंगी। ठीक, जिसको हम एडवेक्शन वगैरह सॉरी जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नीचे क्या है, नीचे गर्म होती जाएंगी, और यहाँ पे हवाएं जब नीचे उतर रही हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और हाई प्रेशर बनेगा, उच्च वायु दाब बनेगा, जिसको एंटी साइक्लोन कंडीशन होता है, जो कि डाइवर्जेंट है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकलेंगी। ठीक, और ये कन्वर्जेंट है क्योंकि ये कन्वर्ज होके ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, तो ये है, ये यहाँ पे आपको देखना है। ठीक, सेम चीज आपको यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।